नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 21 मार्च 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज का आर्टिकल जो है वो MIRB पर संबंधित है, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि भारत ने अग्नि 5 के तहत में MIRB टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, बनाया है और ये टेक्नोलॉजी दुनिया में कुछ ही देशों के पास में है। इसको हम लोग समझेंगे। ये साइंस एंड टेक के लिए, पीटी में सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। चलिए वीडियो की शुरुआत एक छोटे से कोट से करते हैं, उसके पश्चात हम लोग काफ़ी सारे न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन धैर्यपूर्वक देखिएगा। साथ ही साथ में एक ऐलान भी है, अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो होली का ऑफ़र है। जो पेड ग्रुप 1800 का है वो आपको अभी 1500 में मिल रहा है, और जो NCERT ग्रुप है वो आपको 1400 में मिल रहा है। केवल 6 मंथ के लिए अप्लाई होगा ये ऑफ़र। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो बताइएगा। जो लोग लंबे समय से, अक्टूबर नवंबर से मैंने शुरू किया था ये चीज़, लिख रहे हैं, उनको पता है कि उनका सिलेबस किस प्रकार से कंप्लीट करवाया है मैंने, है ना। एक एक टॉपिक पर लिखवा दिया है अभी तक। तो काफ़ी सारे GS1 GS2 अब सारे कंप्लीट लगभग में होने वाले हैं। अभी तो ज्योग्राफी चल रहा है GS2 में। GS1 जो नया ग्रुप शुरू किया है उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहे हैं। 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह और मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा। उसके बाद हम लोग IR और आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस करेंगे। NCERT ग्रुप में अभी 10th का ज्योग्राफी चल रहा है। उसके बाद हम लोग पॉलिटी को शुरू करेंगे, उसके आंसर राइटिंग करेंगे। ज्योग्राफी का जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनका PT भी साथ में तैयार हो रहा है। तो 6 मंथ के लिए है, काफ़ी बड़ा ऑफर है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो बताइएगा। और नीचे टेलीग्राम का मेरा ID रहता है और इंस्टाग्राम का भी रहता है, वहाँ पर मैसेज कीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ओके, साथ में आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन का भी PDF मिल जाता है। चलिए देखते हैं कोट क्या है, उसके पश्चात हम लोग हेडलाइन पर आएंगे। देखिए, अब्राहम लिंकन का है ये। क्या है कि आई एम ए स्लो वॉकर बट आई नेवर वॉक बैक। कभी भी पीछे की तरफ नहीं मुड़ के देखा, आगे ही बढ़ते रहना है। भले ही धीरे बढ़ें लेकिन आगे बढ़ते जाना है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि पीछे जो आपने किया वो पीछे चला गया। अब आगे देखिए कि कितना समय बचा हुआ है, क्या आपका लक्ष्य है, क्या उस ओर आप धीरे धीरे भी बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि आपने सप्ताह में 2 दिन तो 10-10 घंटे पढ़ा, बाकी 5 दिन आपने पढ़ा ही नहीं। वो पढ़ाई किसी काम का नहीं होता। 2 ही घंटे पढ़ा, लेकिन आपने सप्ताह में अगर 5 दिन भी पढ़ा है ना, तो वो ज़्यादा मायने रखता है। कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा मायने रखता है सिविल सर्विसेज में। अगर वो आपके अंदर नहीं है, महीनों महीनों आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो यकीन मानिए असंभव होता है ये आपको पास करना, बहुत असंभव होगा। या अलग अलग एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट कर रहे एक ही साथ में, तो वो नहीं हो पाता है। एक चीज़ तय मान लीजिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक एग्ज़ाम को अगर आपने फोकस नहीं किया तो नहीं होगा आपका सिलेक्शन। अगर आप एक साथ 4-4 एग्ज़ाम दे रहे तो कहीं पर भी नहीं होगा। बहुत मुश्किल होता है निकालना। बाई लक, बाई चांस निकल जाए किसी का, वो अलग चीज़ है, नहीं तो नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आई एम ए स्लो वॉकर बट आई नेवर वॉक बैक, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, कहीं पर यूज़ कीजिएगा निबंध वगैरह में। शानदार कोट है। चलिए बढ़ते हैं आज के, देखते हैं हेडलाइन में क्या क्या न्यूज़ है आपके। सबसे पहला न्यूज़ तो है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी, उनसे बातचीत किया और भारत और रूस के संबंधों को आगे बढ़ाने पर सहमति भी जाहिर, संभावना भी व्यक्त की है। सही शब्द यही होगा। जेलेंस्की से भी बात की प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनको बताया कि हम रिलीफ के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें मुहैया करवाते रहेंगे, और उन्होंने बोला कि हम वॉर की जगह पर पीस और डायलॉग में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला। ठीक है, ये हेडलाइन था। ये फॉर्मेलिटीज होते कुछ विदेश संबंधों में। देखिए अगला न्यूज़ क्या है कि सेंटर ने नोटिफाई किया है कि PIB का फैक्ट चेक यूनिट जो होगा ना, PIB का फैक्ट चेक का जो यूनिट है जिसको गवर्नमेंट ने तैयार किया है, ये फैक्ट चेक का अंतिम यूनिट होगा। और ये अगर किसी चीज़ को सत्यापित करती है कि ये फेक न्यूज़ है या फिर ये सही न्यूज़ है, तो अंतिम माना जाएगा, अंतिम सत्य माना जाएगा। कई सारे लोग इसको लेकर फ्रीडम एक्सप्रेशन पर मान रहे कि ये प्रहार है। क्यों है भाई? कई बार सरकार क्या करती है कि जो वाजिब चीज़ें होती हैं, जो सरकार को पसंद ना आए, उस तरह के सही चीज़ों पर भी आरोप ऐसे लगे हैं गवर्नमेंट पर कि क्या करेगी, वो फेक न्यूज़ करके उस पर एक टैग लगा देगी, जिससे क्या होगा, उस पर फिर विश्वास करना मुश्किल होगा, या सरकार अपने हिसाब से किसी न्यूज़ को सही, किसी न्यूज़ को गलत बोल देगी। ये कुछ कंसर्न भी जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन इसे बताया गया है कि अब जो होगा PIB का फैक्ट चेक यूनिट, वो अंतिम फैक्ट चेक यूनिट के तौर पर सरकारी एजेंसी के तौर पर काम करेंगे, जो फैक्ट को चेक करेंगे और बताएंगे कौन सा फैक्ट सही है, कौन सा फैक्ट गलत है। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया और भी बहुत सारे जो भारत के प्रेस से संबंधित चीज़ें हैं, उन्होंने बोला है कि ये सही नहीं है। ये कहीं न कहीं आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन होगा, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये छोटा सा न्यूज़ है, इसमें कोई और खास चीज़ें तो नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में
बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने पिटीशन डाला था कि जो आईटी एक्ट 2021 है उसके अलावा जो इस तरह की यूनिट हैं उन पर रोक लगाया जाए, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया है। अब इसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। फैक्ट चेक का काम कौन करेगा? तो यूनियन मिनिस्ट्री के तहत आने वाला, जो आईटी मिनिस्ट्री के तहत आने वाला जो FCU है, फैक्ट चेक्ड यूनिट, ये इसको एक वैधानिक बॉडी करार दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है कि आज हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को समझेंगे। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है कि गवर्नमेंट को नरेगा या मनरेगा के तहत में वेज बढ़ाना था। ठीक है, तो उसको लेकर गवर्नमेंट कहाँ पर गई? तो गवर्नमेंट गई इलेक्शन कमीशन के पास। क्यों भाई, क्यों गई उसके पास? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जारी कर दिया है। तो अगर गवर्नमेंट कोई नई घोषणा करना चाहती है तो उसको इलेक्शन कमीशन से पूछना पड़ेगा, या इलेक्शन कमीशन के हाथों में भी पूरी की पूरी कार्यपालिका होती है। इलेक्शन कमीशन जिसका चाहे उसका ट्रांसफ़र, पोस्टिंग सब कुछ कर सकती है। पूरे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, किसी एरिया में नहीं होता है। जब लोकसभा चुनाव होगा तो पूरे देश में लागू होगा, अगर यूपी में चुनाव होता है तो यूपी में लागू होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, अब जैसे किसी अधिकारी का स्टेट को ट्रांसफ़र करना है तो स्टेट को पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या लेना पड़ेगा? सहमति लेना पड़ेगा। उसके पश्चात वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते हैं। अब देखिए, नरेगा के तहत में भारत सरकार को वेजेस को बढ़ाना था, तो भारत सरकार गई इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन ने हरी झंडी दे दी है कि आप क्या कर सकते हैं, आप वेजेस को बढ़ा सकते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, किस प्रकार से काम करता है, क्या इसकी खामियां हैं, क्या इसकी कमियां हैं, क्या इसकी खूबी है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। क्या ये संविधान में वर्णित है या कब से लागू किया गया, पहली बार कब आया, इन सब चीज़ों को भी देखेंगे हम लोगों। उसके पश्चात अगला न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर हमने CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करने वाले पैनल, इलेक्शन कमिश्नर की चुनाव करने वाले पैनल से अगर हमने CJI को हटाया है तो उसमें कोई बाइसनेस नहीं है। हम बस एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, हम कोई बाइस होकर फैसला नहीं ले रहे। दरअसल में हुआ क्या, अरुण गोयल करके थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। उसके पश्चात 2 नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, जिसके पश्चात गवर्नमेंट पर आरोप लगे कि गवर्नमेंट ने अपने आदमियों को जल्दबाजी में इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया है। रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं दोनों, उनको नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगाने से मना कर दिया। गवर्नमेंट ने वहां पर बोला कि हम इसलिए नियुक्त इनको जल्दबाजी में कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन करवाना बेहद ज़रूरी है, इलेक्शन टाइम पर हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमिश्नर अपने अपने पदों पर रहें। 3 लोगों की बॉडी है, तीनों लोग काम करेंगे तभी हो पाएगा। तो लेकिन ये सवाल उठाया गया कि जो नियुक्ति का पैनल है, जो चुनाव का पैनल है, उसमें केवल एक ही विपक्ष के नेता को रखा गया है, बाकी एक प्रधानमंत्री महोदय होते हैं जो अध्यक्ष होंगे, उसके पश्चात एक कैबिनेट के सदस्य होते हैं। तो इसमें सरकार की बहुमत हो जाती है, तो इससे सरकार जिसको चाहे उसको नियुक्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आने वाले समय में इस पर भी क्या करेंगे, सुनवाई तो करेंगे ही, साथ ही साथ में हम क्या कर रहे हैं, हम अभी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर कोई बैन नहीं लगाने जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन करवाना अनिवार्य है। तो चलिए आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। देखिए आज का आर्टिकल क्या है, उसके पश्चात और भी कुछ न्यूज़ है जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि DRDO ने इसको डेवलप किया है। किस प्रोजेक्ट के तहत में डेवलप किया है? PT का सबसे पहला फैक्ट, तो मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र क्या है, किससे संबंधित है? तो MIRV टेक्नोलॉजी को डेवलप करने से संबंधित है। इसी के तहत में क्या किया गया, तो अग्नि 5 में MIRV की डेवलप किया गया। अग्नि 5 के साथ में 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाले अग्नि 5 भारत की अब तक की परीक्षण की गई सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। भारत में सबसे लंबी दूरी की मिसाइल मानी जाती है। हालांकि इसका महत्व जो है इसकी मारक क्षमता तक सीमित नहीं है और इसकी प्रभावशीलता भारत के परमाणु निवारक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। MIRV इसका फुल फॉर्म क्या होता है बंधुओं? मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। BPSC फुल फॉर्म भी पूछती है। 69 BPSC में फुल फॉर्म पूछा गया था, आपसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसका सबसे पहली बात तो फुल फॉर्म ही ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद मिशन दिव्यास्त्र को ध्यान में रखिएगा, अग्नि 5 को ध्यान में रख लीजिएगा। किसके द्वारा बनाया गया? तो DRDO के द्वारा बनाया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। मिशन दिव्यास्त्र क्या है? तो DRDO द्वारा मिशन दिव्यास्त्र का सफल प्रक्षेपण भारत की परमाणु क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 5000 किलोमीटर की रेंज वाली घरेलू स्तर पर विकसित अग्नि 5 परमाणु मिसाइल के प्रथम उड़ान परीक्षण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें MIRV प्रौद्योगिकी शामिल है। कुछ नहीं, ये लंबी लंबी बातें छोड़ो, MIRV टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट से संबंधित है, जिस मिशन का नाम क्या दिया गया? मिशन दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्र का मतलब हिंदी में मिसाइल को दिव्यास्त्र ही बोलते हैं। ठीक है, बस बात खत्म। देखिए क्या है, वैसे दिव्यास्त्र महाभारत से कॉन्सेप्ट आया, दिव्य अस्त्र। ठीक है, मिशन दिव्यास्त्र नामक यह उड़ान परीक्षण ओडिशा तट के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। कहाँ से किया गया?
यह प्रौद्योगिकी मिसाइल को एक ही प्रक्षेपण विभिन्न स्थानों एक ही स्थान पर कई स्फोटक शीर्ष या वॉरहेड पहुंचाने में सक्षम बनाती है। मैंने आपको बताया था कि ये जो मिसाइल का निचला वाला हिस्सा दिख रहा है ये क्या है, ये केवल और केवल फ्यूल और इंजन है, बस कुछ नहीं है, उसमें रॉकेट है वो। ये जो ऊपर छोटा सा हिस्सा दिख रहा है इसी में वॉरहेड होता है। अब इसी में आप एटॉमिक बॉम्ब रख दीजिए तो ये एटॉमिक मिसाइल हो गया, इसी में नॉर्मल बॉम्ब रखिए तो ये नॉर्मल मिसाइल हो गया, इसी में आप बहुत सारे मिसाइल वॉरहेड रख दीजिए और अलग अलग टारगेट डिसाइड कर दीजिए। ये मिसाइल उड़ेगा, पहला बॉम्ब यहाँ गिराएगा, दूसरा यहाँ गिराएगा, तीसरा यहाँ गिराएगा, चौथा यहाँ गिराएगा, पाँचवा यहाँ गिराएगा। इसी को MIRV तकनीक कहा जाता है। बात खत्म हो गया। कौन सा रॉकेट साइंस है, इसमें कुछ नहीं है, बनाना बहुत मुश्किल है MIRV को। एक ही रॉकेट से एक ही मिसाइल से एक समय में अलग अलग टारगेट को हिट करना बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। अमेरिका ने कब बनाया था? 1970 ईस्वी में अमेरिका ने बनाया था। दुनिया में आज ही पाँच ही देश के पास में है, भारत, चीन, रूस, UK और पाकिस्तान भी दावा करता है कि हमारे पास में है। तो MIRV तकनीक यही है। और इसका एक उपयोग और होता है कि जैसे ये मिसाइल है, एक ही टारगेट को पहला बॉम्ब मारेगा, उसके बाद दूसरी बार हिट करेगा, फिर तीसरी बार हिट करेगा, इसलिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है। MIRV प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में 1970 में ही हो गई थी। MIRV-VD इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती के साथ ही हुई थी। MIRV एक मिसाइल को कई वॉरहेड 4 से 6 ले जाने की अनुमति देता है और इंडिपेंडेंटली एक साथ कई जगहों को टारगेट कर सकता है। MIRV प्रौद्योगिकी संलग्न हो सकने वाले संभावित लक्ष्यों की संख्या बढ़ाकर मिसाइल की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। MIRV तकनीक बहुत ही घातक तकनीक है। बात खत्म हो गया। MIRV को भूमि आधारित प्लेटफॉर्म, समुद्र आधारित प्लेटफॉर्म, पनडुब्बी सभी जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। जल, थल, नभ सभी जगहों से इसको लॉन्च किया जा सकता है। वैश्विक अंगीकरण और प्रसार। MIRV प्रौद्योगिकी रखने वाले देशों में USA, ध्यान में रखिएगा, UPSC पूछता है। UPSC ने 2023 में इसी तरह का एक सवाल पूछा था तकनीक से संबंधित, किन किन देशों के पास ये तकनीक है। USA, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, चीन और भारत, इतने देशों के पास में है। G5 के सारे देश हैं, उसके पश्चात भारत है। यही तो है, G5 ग्रुप ऑफ 5 के देश हैं। कौन कौन है ग्रुप ऑफ 5 में भाई? अमेरिका है, रूस है, UK है, फ्रांस है, उसके बाद से चीन के पास है, चीन भी है उसमें, भारत के पास भी है और पाकिस्तान दावा करता है। ओके, जो कि पाकिस्तान ने 2017 में इस प्रौद्योगिकी अबाबील मिसाइल का परीक्षण भी किया था। अग्नि 5 के परीक्षण उड़ान के साथ पहली बार भारत में MIRV प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया गया, जिसका उद्देश्य एक ही प्रक्षेपण विभिन्न स्थानों पर कई वॉरहेड की तैनाती करना है। अग्नि 5 हथियार प्रणाली स्वदेशी वैमानिकी प्रणाली और हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेज से सुसज्जित है। यानी कि अग्नि 5 जो है, हाँ, इसको हमने देश में बनाया है, पहली बात तो ये है। और अग्नि का उन्नत संस्करण है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, 5वीं पीढ़ी अभी हम बना रहे हैं। अब हम इससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, जहां पर हम टारगेट करेंगे कि 11,000 किलोमीटर के रेंज का हम मिसाइल बनाएं, जो चीन के पास में है। ओके, अब इसके महत्व को समझते हैं कि MIRV के दरअसल महत्व क्या है। महत्व ही पूछा जाएगा आपसे मेंस में। PT में आपसे थोड़े बहुत जो टेक्निकल नाम मैंने बताए हैं वो पूछा जाएगा, किन देशों के पास में है ये पूछा जाएगा, लेकिन मेंस में आपसे देखिए क्या पूछा जाएगा। उपग्रहों को कक्षाओं में प्रक्षेपित करना। MIRV प्रौद्योगिकी का परीक्षण विकास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वॉक हॉर्स रॉकेट जैसे PSLV, GSLV पर उनके वाणिज्यिक प्रक्षेपण में किया जाएगा, जहां एकल रॉकेट के प्रक्षेपण से कई उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने का ध्येय रखा जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम MIRV तकनीक का उपयोग स्पेस में भी कर सकते हैं, जहां पर हम एक ही रॉकेट का उपयोग करके अलग अलग जो टारगेट कर सकते हैं, हम अलग अलग चीज़ों को स्पेस से पहुंचा सकते हैं, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर सकते हैं, कक्षाओं में स्थापित कर सकते हैं। तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। हमलावर मिसाइल के लिए कई लक्ष्य विकल्प हो सकते हैं। MIRV ट्रिप्ड मिसाइल जैसे कि अग्नि 4 या अग्नि 5 का प्रक्षेपण कई सामरिक व रणनीतिक लाभ प्रदान करता है। यह हमलावर मिसाइल को अधिक लक्ष्य विकल्प प्रदान करता है। रक्षक मिसाइल डिफेंडर को उन सभी का एक साथ बचाव करने के लिए विवश होना पड़ेगा, जैसे गई अग्नि 5, इसमें 5 वॉरहेड मान लीजिए लगा हुआ है। इतना खराब मिसाइल जीवन में नहीं देखा था मैंने।
देखिए MIRV है, इसे 5 वॉरहेड लगा हुआ है। अब जो एंटी मिसाइल सिस्टम है जो इसको रोकने आएगी, उसके लिए 5 टारगेट को, 5 अलग अलग वॉरहेड को रोकना काफ़ी मुश्किल काम होगा। इसलिए इसको घातक माना जाता है। जब एक बार इसको छोड़ा जाता है तो फिर निशाने पर पहुंचना माना जाता है कि अनिवार्य है, अब तो पहुंचेगा ही, एक न एक तो हिट करेगा ही, जिससे उसकी मिसाइल विरोधी सुरक्षा अधिक कार्य बोझ के शिकार होती है। MIRV मिसाइलें लदे वॉरहेड को मिसाइल से अलग गति एवं अलग दिशाओं में छोड़ा जा सकता है, जिससे क्या होता है, जिससे ये मिसाइल और भी ज़्यादा घातक बन सकती है। यानी कि जो एंटी मिसाइल डिफेंडिंग सिस्टम होते हैं अलग अलग देशों के पास में, उसको भेद सकने की क्षमता इसमें है, क्योंकि इसके अलग अलग वॉरहेड को एक ही समय पर रोकना काफ़ी मुश्किल काम होगा। बृहद परिचालनात्मक सीमा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो अग्नि 5 है उसमें जब हम एक से ज़्यादा वॉरहेड को डालेंगे, इसका जो नोज है ना, इसी को नोज या वॉरहेड कहा जाता है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से डिज़ाइन करना पड़ेगा। और मिसाइल के वज़न को कम करने के लिए, भार के वज़न को कम करने के लिए हमने नोज को हल्के पदार्थों से बनाया है। और इसमें जो हम वॉरहेड रखेंगे उसका भी तो वज़न होगा, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमने इस तरह की तकनीक डेवलप की है जिससे हल्के नोज और टारगेटेबल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉरहेड को ले जाने में सक्षम होना चाहिए। पहले जो इस मिसाइल में हम यूज़ करते थे वो हाइड्रोलिक तकनीक का उपयोग करते थे, लेकिन अब हम इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्यूमुलेटर का उपयोग कर रहे हैं। एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है, मिसाइल को स्थिर बनाकर रखना, उसमें वाइब्रेशन को कम करना और उसके टारगेट तक सही से पहुंचने को संभव बनाना एक्यूमुलेटर का सामान्य रूप से काम होता है। तो हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्यूमुलेटर इसमें यूज करने जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, जिससे मिसाइल की सटीकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हल्का भी हमने बनाया है थोड़ा सा, क्योंकि अलग अलग वॉरहेड हमें ले जाना है। बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव का भी सिस्टम होगा इसमें। MIRV से लैस मिसाइलों को एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की उनकी क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा को नाकाम करने में उनकी प्रभावशीलता के कारण आवश्यक माना जाता है। चीन द्वारा HQ-19 जैसे भूमि आधारित इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के विकास से यह आवश्यक और अधिक उजागर होती है। माना जाता है कि HQ-19 में अग्नि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के पुराने संस्करण को रोकने की क्षमता थी, लेकिन अब जो नया हमने बनाया है उसको रोकने की क्षमता HQ-9 जो चीन का क्या है, तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने का काम करती है, वो अब हमारे मिसाइल को रोकने में सफल नहीं हो पाएगी। अब जब भारत ने अग्नि 5 को कई वॉरहेड के साथ एकीकृत कर लिया तो चीन भारत परमाणु निवारक संबंधों में अधिक संतुलन की बहाली हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए हमेशा ये चीज़ चलता रहता है। हमने कोई हथियार बनाया तो हमारे जो दुश्मन है उसको रोकने का पहला तरीका ढूंढते हैं और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपने हथियार को उन्नत बनाते हैं जिससे वो इसको रोक ना सके। ये जब तक समय है, जब तक पृथ्वी है, तब तक चलता ही रहेगा ये चीज़। ओके, चलिए देखिए अगला क्या है। MIRV प्रौद्योगिकी के अंगीकरण संबंधित विभिन्न चुनौतियाँ भी हैं। पहला चुनौती है कि हमने MIRV बनाया है तो हमारे जो दुश्मन है, पड़ोसी हैं अधिकांशतः, वो क्या करेंगे, वो इसमें कंपटीशन बढ़ेगा, वो अलग से टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे इसको रोक सकने की। रणनीतिक दृष्टि से लाभ इतना प्रकट नहीं है। रणनीतिक हलकों में इस बात के अच्छे सबूत और पर्याप्त चर्चा है कि MIRV मिसाइल का होना एक दोधारी तलवार जैसा है। MIRV एक और अधिक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करके प्रतीत होते हैं तो दूसरी ओर प्रतिद्वंद्वियों को अधिक आक्रामक परमाणु मुद्रा अपनाने के प्रेरित करते हैं। मतलब कि MIRV तकनीक कहीं न कहीं प्रतिद्वंद्वियों को एटॉमिक वॉर की तरफ में ले जाने का आशंका रखते हैं, ऐसा आशंका जताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि MIRV जो होता है ये परमाणु संघर्ष और जोखिमों को उत्पन्न कर सकते हैं। अतिरिक्त विखंडनीय सामग्री की आवश्यकता, एक अधिक समस्याग्रस्त मुद्दा अतिरिक्त विखंडनीय क्या चाहिए हमें, तो सामग्री जिसको प्लूटोनियम कहा जाता है। प्लूटोनियम की आवश्यकता पड़ती है किसमें, तो MIRV में प्लूटोनियम की आवश्यकता पड़ती है। इसको बनाने में बस इतना भी ध्यान में रखिएगा, और प्लूटोनियम के हमारे पास कमी है, बस इतना ध्यान में रखिएगा। जहां BARC ध्रुव रिएक्टर से पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है, जबकि इसके बिजली संयंत्रों से थोड़ी मात्रा में ही अवशिष्ट प्लूटोनियम प्राप्त होता है, तो प्लूटोनियम की समस्या अभी भी बनी हुई है। प्लूटोनियम हमें चाहिए MIRV को लेकर, लेकिन MIRV में क्या है, तो प्लूटोनियम लगता है और उसकी कमी है हमारे पास में। अत्यधिक मांगपूर्ण तकनीकी मानदंड है। कठोर तकनीकी आवश्यकताओं के कारण MIRV सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का विकास करना उल्लेखनीय चुनौतीपूर्वक रहा है। सीधी सी बात है कि MIRV को विकास करना चुनौतीपूर्वक रहा है। इनमें परमाणु हथियारों को छोटा बनाना, हथियारों के लिए हल्के वजन वाले रिसेप्टकल्स को सुनिश्चित करना, पोस्ट बूस्ट व्हीकल जिसको क्या कहा जाता है, PBV,
से री एंट्री वाहनों का सटीक कॉन्फ़िगरेशन एवं सेपरेशन शामिल है जो संचालन योग्य होना चाहिए। मतलब कि ये बात कहा जा रहा है इसमें, समझिएगा। ये कॉम्प्लेक्स हिंदी हो जाता है जब ट्रांसलेटेड मैं यूज करता हूँ, क्योंकि इतना सारा टाइप करना सुबह सुबह संभव नहीं हो पाता है। मैं आपको समझा देता हूँ दरअसल में है क्या ना, इसमें ये बोला जा रहा है कि तकनीकी रूप से काफ़ी कठिन होगा, इसके उत्पादन से लेकर हर चीज़ में हमें दिक्कतें आएंगी और इसको उतना उपयोगी भी नहीं माना जाता है। और इस पर बोला जाता है कि इसमें जितना आपने खर्चा किया है मिसाइल को हल्का बनाने में, उसके बूस्टर को सही करने में, उसमें एक्यूमुलेटर लगाने में, वो कहीं ना कहीं इसको अति वहनीय भी बनाता है। बहुत ज़्यादा ये क्या है महंगा भी हो जाएगा। तो ये सब इसमें कुछ कमियां बताई गई हैं। प्लूटोनियम की कमी बताई गई है, उसके पास से कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग की कमी बताई गई है और भी कुछ कमियां बताई गई है। इन सभी कमियों को ध्यान में रखिएगा, इसके महत्व को ध्यान में रखिएगा और ये किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है हमारे लिए उसको भी ध्यान में रखिएगा। हम आने वाले समय इसको बेच सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। बहुत सारे दुनिया में भर में देश जो हैं वो हथियार बेच रहे हैं, तो हम भी बेच सकते हैं इस तकनीक को। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स तकनीक है, इसलिए इसको बनाना भी काफ़ी मुश्किल होगा, इसका प्रोडक्शन काफ़ी मुश्किल होगा। सारा कुछ मैंने आपको समझाया है, पीटी मेंस दोनों को फैक्ट। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, किस प्रकार से उसको लागू किया जाता है और उसके चिंताएँ क्या हैं, उसका समाधान क्या हो सकता है, कब से शुरू किया गया, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ओके, देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है ना, निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के विनिमय स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा निर्देश का एक समूह होता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग को संसद तथा राज्य विधानसभा में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है। किसको? तो निर्वाचन आयोग को। आदर्श आचार संहिता उस तारीख से लागू हो जाती है जब चुनाव की घोषणा किया जाता है। विकास क्या है? आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। कब से शुरू किया गया है? 1960 से शुरू किया गया है। आपसे यही पूछा जा सकता है कि पहले चुनाव से ही आचार संहिता को लागू किया जा रहा है भारत में? नहीं, उम्मीदवारों के लिए एक आचार संहिता तैयार की थी। उसी समय में राज्य प्रशासन ने राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आचार संहिता तैयार की थी। इसके पश्चात 1962 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को फीडबैक के लिए आचार संहिता का एक प्रारूप भेजा, जिसके बाद से देश भर के सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है और सभी राजनीतिक दलों ने इस पर हामी भी दी थी कि हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पालन करेंगे। 1991 में चुनाव के नियमों को बार बार उल्लंघन और भ्रष्टाचार जारी रहने के बाद चुनाव आयोग ने एमसीसी को और सख्ती से लागू करने का फैसला लिया था। कब? तो 1991 ईस्वी में। राजनीतिक दलों और उम्मीदवार हेतु एमसीसी क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राजनीतिक दलों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड, कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। इसमें बोला गया है कि आप क्या करेंगे, तो आप एक दूसरे दल की आलोचना जब करेंगे तो नीतियों की आलोचना करेंगे, व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करेंगे, सांप्रदायिक व जातिगत चीज़ों को लेकर हमला नहीं, डराने या रिश्वत देने की बातें आप भाषण में नहीं कर सकते हैं। विचारों का विरोध करते उनके घर के बाहर प्रदर्शन या धरना देने जैसी गतिविधियां पूर्णतः निषिद्ध होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। आपको मजाक नहीं लग रहा? जातिगत और सांप्रदायिक चीज़ें अगर भारत के चुनाव से हटा दिया जाए तो चुनाव होगा ही नहीं। सबसे बड़े नेता से लेकर छुटगैया नेता तक सब लोग जातिगत और सांप्रदायिक चीज़ों का सहारा लेते हैं। 5 साल काम करने के बाद भी देवी देवता के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, आपने देखा ही होगा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है ये सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, बड़े बड़े वकील, दिल्ली के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, उनके लिए ज़्यादा होता है। लोकल स्तर पर ये प्रभावी नहीं हो पाया अभी तक, ये इसकी चुनौती भी है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। देखिए, पार्टियों किसी बैठक के स्थान, समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को समय पर सूचित करने चाहिए ताकि पुलिस पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर सके। जुलूस, यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार एक ही मार्ग से जुलूस निकालने की योजना बना रहे हैं तो राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करने के लिए पहले संपर्क कर लेना चाहिए कि आपसी टकराव ना हो, पहले से उनको संपर्क करना पड़ता है। राजनीतिक दलों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने वालों को पुतले ले जाने और जलाने की अनुमति नहीं होती है। चुनाव के दिन केवल मतदाताओं और चुनाव आयोग से प्राप्त वैध पास वाले लोगों को ही मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति होती है। मतदान केंद्र पर सभी अधिकृत पार्टी कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बैच अथवा पहचान पत्र दिए जाने चाहिए। जो पार्टी के कार्यकर्ता भी तो होते हैं मतदान केंद्रों पर, उनको भी क्या मिलना चाहिए? उपयुक्त बैच और आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, तभी वो एंट्री कर सकते हैं। उनके द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची सादे कागज पर होगी, उसमें कोई प्रतीक, उम्मीदवार का नाम अथवा पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए। प्रेक्षक
कोई भी उम्मीदवार चुनाव के संचालन के संबंध में समस्याओं की रिपोर्ट चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक को कर सकता है। सत्ताधारी पार्टी एमसीसी ने सत्ताधारी पार्टी के आचरण को विनियमित करते हुए 1979 में कुछ प्रतिबंधों को शामिल किया। रूलिंग पार्टी के लिए प्रतिबंध अलग से है गुरु। देखना, ये रूलिंग पार्टियां ही सबसे ज़्यादा एमसीसी का उल्लंघन करती है, राज्य हो या केंद्र हो, सभी जगहों पर। क्या है, मंत्रियों का आधिकारिक यात्राएं और चुनाव कार्य पृथक होने चाहिए अथवा चुनाव कार्य के लिए अधिकारियों के साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट व्हीकल या गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इनके साथ आप चुनावी रैली में नहीं जा सकते हैं, प्रधानमंत्री को छोड़कर। क्यों? क्योंकि एमसीसी का उल्लंघन होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि इसका तो धड़ल्ले से उल्लंघन होता है। पार्टियों को सरकारी साधनों की कीमतों पर विज्ञापन देने अथवा चुनाव में जीत की संभावना को बेहतर बनाने के लिए उपलब्धियों का प्रचार हेतु आधिकारिक जन मीडिया का उपयोग करने से बचना चाहिए। आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा किए जाने के समय से मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करनी चाहिए। आज ही मनरेगा के तहत में केंद्र सरकार ने अनुमति मांगी है, तब जाकर इलेक्शन कमीशन ने अनुमति दी है। अगर आपको घोषणा करना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी जाकर आप कोई इकोनॉमिक या किसी भी चीज़ की घोषणा कर सकते हैं। सड़कों के निर्माण, पीने के जल की व्यवस्था आदि का वादा नहीं करना चाहिए। अन्य दलों को सार्वजनिक स्थानों या विश्राम गृहों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इन पर सत्ताधारी पार्टी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। रूलिंग पार्टी जो है वो संसाधनों का एकाधिकार नहीं कर सकती है, केवल हम ही उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। चुनावी घोषणा पत्र, भारतीय निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि राजनीतिक दल उम्मीदवार को किसी भी चुनाव, संसद, राज्य विधानमंडल के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी करते समय निम्नलिखित दिशा निर्देश का पालन करना आवश्यक होता है। सही से समझ लीजिए एमसीसी को। जिस साल भी चुनाव होता है ये सब चीज़ें चर्चा में रहती है और आपको पता होना चाहिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। इस चुनाव घोषणा पत्र में संविधान में निहित आदर्शों, सिद्धांतों के खिलाफ कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे डीएमके पार्टी जो है तमिलनाडु वर्तमान में, उसने 1960 के दशक में अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये चीज़ डाला था कि हम अलग देश बना देंगे दक्षिण भारत को। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप अपने ही देश की राजनीतिक पार्टियों का हाल बता रहा हूँ मैं। तो ये क्या है? ये गलत है, ये संविधान का उल्लंघन है। इस तरह की घोषणाएं आप नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से बचना चाहिए जिससे चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता धूमिल हो, मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालने की संभावना हो। घोषणा पत्र वादों के औचित्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसके लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीके और साधनों को व्यापक रूप से इंगित करना चाहिए। घोषणा पत्र में आपको कुछ भी जो लिख कर दे देते हैं वैसा नहीं करना चाहिए। इसका तो उल्लंघन धरेआम होता है भाई, सब जगह होता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत एकल या बहुचरणीय चुनाव के लिए निर्धारित प्रतिबंधात्मक अवधि के दौरान घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। पहले ही जारी कर दिया गया है। चरणों के बीच में दौरान, चरण जब शुरू हो जाएंगे, चुनाव जब शुरू हो जाएंगे, तब आप घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। ओके। एमसीसी में कुछ हालिया परिवर्तन। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल का विनिमय। इलेक्शन कमिश्नर ने बोला था ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आप चुनाव के दौरान जारी नहीं कर सकते हैं। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल अब देखिए कब आएगा, जिस दिन चुनाव का संपन्न होगा। जैसे पटना में है शायद अंतिम चरण में चुनाव, सबसे अंतिम दिन चुनाव शायद पटना में ही है। तो देखिएगा जिस दिन चुनाव का सबसे लास्ट डेट होता है ना, उस दिन शाम में 5 बजे के बाद जब तक चुनाव चल रहा है, यानी 5 से 6 बजे भी अगर चुनाव चल रहा है ना, इलेक्शन कमीशन ने टाइम दे रखा है 6 बजे, तो 6:01 के पश्चात पोलिंग और ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आने शुरू होते हैं। उससे पहले नहीं आ सकता है। आने पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होगा। एमसीसी कानूनी रूप से लागू करने योग्य होता है। देखिए क्या है, हालांकि एमसीसी के पास कोई वैधानिक समर्थन है, लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा इसके सख्त प्रवर्तन के कारण पिछले कई दशक में इसकी शक्तियां हासिल की हैं। एमसीसी कुछ प्रावधानों को आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973, आरपीए 1951 जैसे अन्य कानूनों से संबंधित प्रावधानों के साथ लागू किया जा सकता है। 2013 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी अस्थायी समिति ने एमसीसी को कानूनी रूप से बाध्यकारी हिस्सा बनाने की सिफारिश भी की थी। देखिए एमसीसी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट बोला गया है, अभी भी ये बाध्यकारी नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग ने कई बार कार्रवाई किया है, लोगों को और मंत्रियों को, बड़े बड़े नेताओं को चुनाव करने से रोक जरूर लगाया है, लेकिन आज तक इसको
कानूनी रूप से ज़बरदस्ती लागू नहीं किया जा सका है। अब तो इसको लागू करना चाहिए। हालांकि ECI इसे कानूनी से बाध्यकारी बनाने के खिलाफ है। इसके अनुसार चुनाव को अपेक्षाकृत कम समय 45 दिन के करीब में पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायिक कार्रवाई में सामान्यतः अधिक समय लग जाता है। इसलिए चुनाव आयोग ने बोला कि हम इसको कानूनी रूप से लागू नहीं कर सकते हैं। इसकी आलोचना की जाती है कि हेट स्पीच, फेक न्यूज और रिश्वत देना, मुर्गा चिकन बांटना, ये सब तो सामान्य चीज़ है। भारतीय चुनाव में गलत सूचना प्रसारित करना, ये सब सामान्य चीज़ है। कानून प्रवर्तनीयों का अभाव है। MCC को अभी भी बाध्यकारी दस्तावेज के तौर पर लागू नहीं किया गया, इसलिए इसका खुलेआम उल्लंघन होता है। शासन के साथ हस्तक्षेप भी होता है। MCC नीतिगत निर्णय, सार्वजनिक व्यय, कल्याणकारी योजनाओं, स्थानांतरण, नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। MCC को बहुत जल्दी, बहुत देर से लागू करने, विकास गतिविधियों और सार्वजनिक हितों को प्रभावित करने के लिए ECI की अक्सर आलोचना भी की जाती है। जागरूकता और अनुपालन की भी कमी है, इसलिए MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की आलोचना भी की जाती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अगर आपने समझ लिया, आज एक पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। PT मेंस दोनों के रिगार्डिंग ये आपसे पूछा जा सकता है। इसको ध्यानपूर्वक करके जाइएगा, और यहाँ से अगर सवाल आए तो कोई भी, जैसे मैंने बीच में बार बार बोला कि इसका उल्लंघन होता है, तो उसको केवल चुनौतियों में ही लिखिएगा। पक्ष लिखिएगा, विपक्ष लिखिएगा। नेतागिरी जजमेंट मत कीजिएगा एग्जामिनेशन में, आपके मार्क्स कट जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। सिद्धू मूसेवाला पर चलते हैं। देखिए क्या है न्यूज़। देखिए यहाँ पर है न्यूज़। आपने देखा होगा कि सिद्धू मूसेवाला के जो मदर और उसके पिताजी हैं, उन्होंने नए बच्चे को जन्म दिया है, और उसके पश्चात IVF का यूज किया उन्होंने। IVF तकनीक का उपयोग किया और बच्चे को जन्म दिया है। उसके पश्चात से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट से पूछा है कि किस प्रकार से उनको इजाज़त दी गई है, क्यों, क्या उन पर रोक लगाना चाहती भारत सरकार? नहीं। भारत सरकार ने बोला कि IVF के लिए एक एज निश्चित किया गया है, उस एज का उल्लंघन किया गया यहाँ पर। सिद्धू मूसेवाला, पता ही आपको, मई 2022 में उसको गोली मार दी गई थी। पंजाबी गायक था और उसके गाने लोग सुनते हैं। मैंने तो जीवन में कभी नहीं सुना, ना तो सुनूंगा, मुझे पसंद ही नहीं आते कुछ व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए IVF का एज क्या है और गवर्नमेंट का क्या नोटिफिकेशन है, इन सभी चीज़ों को समझते हैं। उसके पश्चात हम लोग IVF के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि भारत सरकार के हिसाब से जो IVF के लिए ऑफिशियल एज डिसाइड किया गया है वो 21 से 50 के बीच में होना चाहिए। कितना? 21 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए, जबकि उसके माता पिता जो हैं दोनों 50 प्लस में हैं, और इसलिए इस पर भारत सरकार ने जवाब मांगा है पंजाब गवर्नमेंट से। अब देखिए IVF के एज को लेकर दोनों पक्ष मौजूद हैं। क्या है भाई? तो सिद्धू मूसेवाला का जो था वो अपने माता पिता का इकलौता संतान था। उसके माँ बाप की ये भी तो इच्छा होगी कि बुढ़ापे के लिए कोई संतान तो चाहिए। तो नैतिक रूप से अगर देखें तो क्या ये सही है? क्या एज पर लिमिटेशन लगाना IVF पर सही होगा? तो ये इथिक्स का सवाल है और बड़ा ही उलझा हुआ सा सवाल है। क्या है बड़ा ही उलझा हुआ कि कहीं न कहीं ये एक पेरेंट्स की अपनी भी तो हो सकती है भाई की समझ कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए। उस पर सरकार प्रतिबंध क्यों लगाती है? क्या ऐसा है वे क्राइटेरिया? उन सब चीज़ों को हम लोग ज़रा समझ लेते हैं, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। देखिए IVF क्या होता है? यह निषेचन की कृत्रिम प्रक्रिया है, यानी कि आर्टिफिशियल है। ये मैनमेड तरीका है जिसमें किसी मादा के अंडाशय से अंडे को निकालकर उसका संपर्क द्रव माध्यम में शुक्राणुओं से कराया जाता है, स्पर्म से करवाया जाता है। इस प्रकार निषेचन शरीर के बाहर होता है। निषेचन हम शरीर के बाहर करते हैं, फिर उसको हम प्रत्यारोपित कहाँ कर देते हैं? तो मादा के गर्भ में उसको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इसके पश्चात निषेचित अंडे को मादा के गर्भाशय में प्रवेश करवाया जाता है, जहाँ पर वो फलता फूलता है, फिर बच्चे पैदा होते हैं। ओके, चिंता का विषय क्यों है? ये बड़ा ही अद्भुत तकनीक माना जाता है। जहाँ पर माता में कुछ ऐसी कमियां हो या जो पिता है उसमें कुछ ऐसी कमियां हो, तो वहाँ पर IVF तकनीक जो होता है बड़ा ही इसको अच्छा तकनीक माना जाता है, क्योंकि अच्छे से खासे कॉम्प्लेक्स मरीजों में भी ये काम कर जाता है कई बार। एक भारतीय महिला की औसत जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष, पुरुष की 69 वर्ष होती है। ऐसे में चिकित्सा समुदाय ने इस तरह के बुजुर्ग दंपति से पैदा होने वाले बच्चों के भविष्य पर चिंता व्यक्त की है कि वो माता पिता अगर ज़्यादा उम्र में होंगे तो बच्चा अगर पैदा होता है तो उसके भविष्य फ्यूचर को लेकर चिंता व्यक्त की जाती है। देखिए दोनों पक्षों को आप समझिए, इसमें पक्षों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा सेंसिटिव होकर समझना चाहिए। वृद्धावस्था में गर्भधारण अन्य कई जोखिमों को जन्म दे सकता है, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ऐंठन, रक्तस्राव, हृदय संबंधी अन्य समस्याएं, जो एज एक बहुत ज़्यादा एज के पश्चात प्रेगनेंसी में ये सब दिक्कतें आ सकती है। एक वृद्ध महिला गर्भ में 9 महीने तक भ्रूण को विकसित करने के लिए हार्मोन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इसके अलावा इस उम्र की महिला स्तनपान भी नहीं करा सकती है, इसलिए भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। कुछ चिकित्सक समर्थन भी करते हैं
बच्चे पैदा करने का सामाजिक दबाव, बुढ़ापे में बिना सहारे के जीने का डर, इकलौते बच्चे का खो जाना आदि अक्सर दंपतियों के लिए इसके लिए प्रोत्साहित करता है कि आप IVF की तरफ में जाएं। इसीलिए शायद गए भी हैं। बहुत से दंपति ऐसे हैं जो अपने जीवन की कमाई को सुरक्षित करने आदि के लिए वारिस चाहते हैं। कुछ डॉक्टरों का तर्क है कि प्रसव एक व्यक्तिगत निर्णय है और प्रत्येक व्यक्ति को परामर्श के बाद उस विकल्प को अपनाने का अधिकार मिलना चाहिए। IVF को लेकर अपने देश में अलग अलग कानून बनाए गए हैं, जिसमें अगर सामान्य तौर पर अभी जो वर्तमान में कानून है उसमें अगर उम्र देखेंगे तो 21 से 50 वर्ष रखा गया है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो IVF को अपना सकते हैं। हालांकि कई सारे डॉक्टर बोलते हैं कि पति और पत्नी के उम्र को अगर जोड़ दें तो 110 वर्ष, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए IVF के लिए, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, 110 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान में रखिएगा क्या है उम्र का क्राइटेरिया, क्या है मुद्दा, पक्ष और विपक्ष में क्या मुद्दे हो सकते हैं उसको भी ध्यान रखिएगा। अलग अलग देशों में देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं। अधिकांश देशों में IVF के विनिमय के लिए कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के तहत IVF के लिए अधिकतम आयु 40 से 50 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। उदाहरण के अमेरिका में IVF के लिए अधिकतम आयु 50 है, वो डिंबदान यानी कि ओवम डोनेशन के लिए 45 वर्ष है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में रजोनिवृत्ति की आयु 52 के वर्ष के बाद IVF प्रतिबंधित है। भारत में 21 से 50 वर्ष रखा गया है। यूके में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के तहत मुफ्त बीमा प्राप्त करने की सुविधा 42 वर्ष की आयु सीमा तक उपलब्ध है, जबकि कनाडा में इसके लिए निर्धारित 43 वर्ष है। तो भारत में तो काफ़ी ज़्यादा वर्ष ही दिया गया, 50 वर्ष तक दिया गया है। तो मुद्दा भी समझा दिया मैंने, केस क्या है। सिद्धू मूसेवाला का माता पिता हैं और उन्होंने IVF के तहत में एक बच्चे को जन्म दिया है और पंजाब सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर जवाब मांगा है कि किस प्रकार से अनुमति दी गई है, आप मुझे बताइए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि ये है कि BEML एक कंपनी है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। इसने टेस्ट फायरिंग किया है किसका, तो इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी 1500 हॉर्स पावर इंजन का जो मेन बैटल टैंक होते हैं उनके लिए, जो बैटल टैंक युद्धक टैंक बनाए जाते हैं 1500 हॉर्स पावर का इंडिजिनस। देखिए इंडिजिनस अपने देश में उन्नत टैंक अभी तक नहीं बनाए गए। हाँ, T-20 भीष्म जैसे कुछ टैंक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसके इंजन या कुछ तकनीकें बाहर से ली। हमारे देश में भी बनाए गए हैं, लेकिन 1500 हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा होता है ना। तो 1500 हॉर्स पावर के इंजन, जिसको अद्भुत तकनीक माना जा रहा है, किसके द्वारा बनाया गया है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के साइंटिस्टों ने मैसूर में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो 1500 हॉर्स पावर का इंजन होगा बैटल टैंक जो होते हैं उनके लिए। अब इसकी क्या खासियत होगी भाई, तो एक्सट्रीम कंडीशन इंक्लूडिंग हाई एल्टीट्यूड क्यों जोड़ा जाता है हथियारों के साथ में, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर जो इंजन होते हैं उनकी शक्तियाँ कम हो जाती है। जैसे सभी गाड़ियों को लेकर आप बहुत ऊंचे पहाड़ों में नहीं जा सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा ताकत नहीं होती सभी गाड़ियों में। तो 1500 हॉर्स पावर का इंजन जब बनाया जा रहा है, इसका वेट और जो इंजन की पावर है उसका रेशियो का भी ध्यान रखा जाएगा। अद्भुत कंडीशन, विकट से विकट कंडीशन, हाई एल्टीट्यूड, इन सभी जगहों पर ये काम कर सकेगा और आने वाले समय में इस पर आधारित अलग अलग टैंक तैयार किए जाएंगे। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साइंटिस्टों ने ये कमाल किया है। कहाँ पर, तो मैसूर में इसका टेस्ट फायर किया गया है 1500 हॉर्स पावर के इंजन का। जरूर ध्यान में रखिएगा ये। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा और अच्छे से पढ़िए इन सब टॉपिकों को। डिटेल में इसीलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ें इसको। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।